पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार बेटा क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिकीय होता है, नाक से उसकी आवाज आती है। जब वो अपने वर्ग के किसी व्यंजन से पहले आता है तो उसका इस तरह लिखा जाता है, बिंदु रूप में हो जाता है। जैसे कवर्ग में जैसे शंकर शब्द है, अगर ये क से पहले आ रहा है न की आवाज तो ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन अब इसे बिंदु रूप में इस प्रकार भी लिखा जाता है। उसके आगे में जैसे पंखा शब्द कवर्ग का ख शब्द है, इससे पहले न की आवाज आ रही है उसके पांचवें वर्ण की, तो उसे बिंदु रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा। संग शब्द है, संग में अगर हम इसको पांचवें वर्ण के साथ लिखें तो इस प्रकार लिखा जाएगा, लेकिन पांचवें वर्ण को अनुस्वार रूप में अर्थात बिंदु रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार जंघा शब्द कवर्ग का चौथा वर्ण है घ, उसको अगर उससे पहले अनुस्वार की आवाज आ रही है, पंचम वर्ण की आवाज आ रही है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं उसको। इसी प्रकार च्वर्ग शब्द, च्वर्ग जो है उसका च्वर्ग में जैसे च शब्द, च पहला वर्ण है, उससे पहले पांचवें वर्ण, च्वर्ग के पांचवें वर्ण की आवाज आ रही है तो हम उसे अनुस्वार रूप में इस प्रकार लिखेंगे, नहीं तो इस प्रकार है। इसी प्रकार पंछी, छ शब्द से पहले पंचम वर्ण लिखना है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। व्यंजन में ज के साथ आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ज में अगर अनुस्वार पांचवें वर्ण की आवाज है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी तरह चौथा वर्ण च्वर्ग का झंझट, झंझट में झ शब्द से पहले पांचवें वर्ण की आवाज आ रही है तो हम उसको अनुस्वार रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार ट्वर्ग में, ट्वर्ग का पांचवा वर्ण न होता है तो उसे हम ट में अगर ट से पहले पांचवें वर्ण की आवाज आ रही है, जैसे घंटी शब्द है, घंटी में हम अनुस्वार रूप में उसको ऐसे लिख सकते हैं। कंठ, ठ से पहले ट्वर्ग है तो पांचवें वर्ण वाला ही शब्द वर्ण लिखना है हमने व्यंजन, तो उसको हम अनुस्वार रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। झंडा शब्द है, ड से पहले पांचवा वर्ण है, इसको हम अनुस्वार रूप में ऐसे लिख सकते हैं। गंडा, वैसे ये पंजाबी का शब्द है लेकिन ये आपको ढ से समझाने के लिए ही बोला जा रहा है। जैसे गंढा शब्द है, गंढा जो है जैसे प्याज को बोलते हैं, पंजाबी में गंडा है, लेकिन हम ढ को समझने के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो ढ से पहले पंचम वर्ण की जो आवाज है उसको हम अनुस्वार रूप में ऐसे लिख सकते हैं। त्वर्क है, त्वर्क में त से पहले अगर पंचम वर्ण न की आवाज आ रही है तो हम अनुस्वार रूप में उसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वर्ण है त्वर्ग का थ, पंथ, पंथ शब्द में थ से पहले पंचम वर्ण की आवाज है तो हम उसको अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। चंदन, ये तीसरा वर्ण है, इसको हम चंदन में न को पांचवें वर्ण को अनुस्वार रूप में भी लिख सकते हैं। ये अनुस्वार का प्रयोग इस प्रकार है। कंधा शब्द है, ये ध के आगे हमें पंचम वर्ण की आवाज आ रही है तो हम उसे अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। पवर्ग, पवर्ग जो है जैसे चंपक, प से पहले हमें म की आवाज आ रही है, पांचवा वर्ण है पवर्ग का म, चंपक। इसी म को हम यहाँ बिंदु रूप में अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। दूसरा है गुम्फन, म है पांचवा वर्ण, इसको हम फ से पहले यानी उससे पहले लिखना होता है ये अनुस्वार, गुम्फन। चंबा शब्द में ब तीसरा वर्ण है, म की आवाज को हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही संभव, ये एक एक शब्द में सबको समझाने के लिए सारे वर्ग का ले रही हूँ। जैसे संभव शब्द है, संभव में भ से पहले म की आवाज है तो उसे हम अनुस्वार रूप में लिखेंगे ऐसे। इसी तरह अगर य, र, ल, व, श, स, ह, इससे शुरू होने वाले संस्कृत शब्दों से पूर्व सम आ जाए तो सदा उसे स के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग के रूप में लिखा जाता है। जैसे सम प्लस युक्त है तो संयुक्त,
सम प्लस हार है तो संहार। ये सारे अनुस्वार रूप हैं। और भी शब्द हैं जैसे सम प्लस हिता आ जाए तो संहिता, सम प्लस वाहक आ जाए तो संवाह। ये सब अनुस्वार रूप का प्रयोग कैसे करना है, अनुस्वार का 5वें वर्ण का प्रयोग है, ये आपको सिखाया गया है। अनुनासिक, अनुनासिक में बोलते समय जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो हवा बोलते समय नाक और मुंह दोनों से निकलती है, लेकिन अनुस्वार बोलते समय हवा सिर्फ नासिका से निकलती है। दोनों में अनुच्चारण में ये अंतर होता है। लेकिन जैसे कांच शब्द है, कांच में आज आ के साथ अनुनासिक है, जो इसमें हवा बोलते हैं कांच, तो आवाज आते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसीलिए यहाँ अनुस्वार नहीं बल्कि अनुनासिक का ही प्रयोग होता है। जैसे पूंछ शब्द का बोलिए, पूंछ ऊ के साथ जब हम बोल रहे हैं पूंछ, तो आवाज जो आ रही है नाक और मुंह दोनों से आती है, तो यहाँ पूंछ ऊ के साथ अनुनासिक है। और जब हम केवल बिंदु लिखते हैं, बिंदु अनुस्वार, जैसे अनुस्वार का प्रयोग है, ये बोलते समय जब मात्राएं शिरोरेखा वाली मात्राएं होती हैं, जैसे ई हो गई, आई, ए, ये जो ऊपर मात्राएं होती हैं सिर के ऊपर, इसको शिरोरेखा वाली मात्रा कहते हैं। इनके साथ चाहे आवाज नाक और मुंह दोनों से आ रही हो, लेकिन हम इसके साथ लिखते समय सिर्फ बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़कियों, इसमें आवाज तो नाक और मुंह दोनों से आ रही है ये अनुनासिक, लेकिन यहाँ शिरोरेखा वाली मात्रा के साथ अनुस्वार लिखने की छूट है। ऐसे ही ईंट, नीम, ये शब्दों में है तो अनुनासिक, लेकिन प्रयोग क्या है बिंदु का, लेकिन आवाज क्या है अनुनासिक की। इस प्रकार दोनों में अंतर भी हमें समझना होगा। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, इसको एक जैसा नहीं समझना चाहिए, इसमें अंतर है। जैसे अगर हंस है शब्द, हंस में अगर अनुस्वार लगा है तो यह एक पक्षी है, हंस पक्षी। अगर अनुनासिक का प्रयोग है तो ये हंसना क्रिया है। इस प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जो अनुस्वार क्या है, पांचों वर्गों का, जैसे वर्ग, गच वर्ग, घट वर्ग आदि है, उनका पांचवा वर्ग जिसकी आवाज नासिका से आती है वो अनुस्वार है, यानी कि अनुस्वार बिंदु रूप में। लेकिन अनुनासिक जो है वो स्वरों के साथ लगता है, और इसको बोलते समय हवा जब हम बोलते हैं नाक और मुंह दोनों से निकलती है। चंद्र बिंदु में जो होता है उच्चारण करते समय जो स्वर है उसके साथ ध्वनि चिपकी रहती है, लेकिन अनुस्वार में ध्वनि अलग होती है। जैसे सांप शब्द हम बोले, आ के साथ ही न की जो आवाज आ रही है नाक और मुंह से निकलते हुए सांप, इसमें आ देखो, अगर हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं इन शब्दों को, तो जैसे सांप शब्द है, स के साथ आ अनुनासिक, आ की आवाज जब आ रही है तो आ के साथ अनुनासिक की आवाज है, यानी हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, तो ये अनुनासिक का प्रयोग है। चंपक शब्द जब हम बोलते हैं तो ये पांचवा वर्ण है अनुस्वार, प से पहले पांचवें वर्ण की आवाज है, तो ये अनुस्वार है। थैंक यू। अब ये पेज आप अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, इसमें अंतर, इसको अच्छी तरह याद करेंगे। धन्यवाद।